स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष में की इंडियन सैटेलाइट GS8-20 की लॉन्चिंग। जानिए इसरो को क्यों लेनी पड़ी एलन मस्क की मदद। एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के नए सैटेलाइट GS8-20 या GS8N2 को अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया है। लॉन्चिंग स्पेसएक्स के रॉकेट फॉल्कन 9 से की गई। 34 मिनट में यह सैटेलाइट अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचा दी गई। स्पेसएक्स के फाल्कन 9 ने मंगलवार को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के GS8-20 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लेकर उड़ान भरी। 4700 किलोग्राम वाले भारतीय उपग्रह को भारत के कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें 14 साल की मिशन अवधि के साथ का बैंड हाई थ्रूपुट कम्युनिकेशन पेलोड है। एक बार चालू हो जाने पर यह सैटेलाइट देश भर में अहम सेवाएं देगी, जिसमें दूरदराज के इलाकों के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी और उड़ान के दौरान इंटरनेट सर्विसेज शामिल हैं। GS8N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट 32 यूजर बीम से लैस है, जिसमें 8 नैरो स्पॉट बीम और 24 चौड़े स्पॉट बीम शामिल हैं, जिन्हें पूरे भारत में स्थित हब स्टेशनों द्वारा सपोर्ट किया जाएगा। सरकार द्वारा संचालित इसरो के कमर्शियल सेगमेंट न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) ने इस साल की शुरुआत में 3 जनवरी को एलन मस्क के स्पेसएक्स के साथ अपने पहले सहयोग का ऐलान किया था। भारत ने कथित तौर पर 430 से ज्यादा विदेशी उपग्रहों को लॉन्च किया था, लेकिन यह उपग्रह इतना भारी था कि इंडियन लॉन्च व्हीकल इसे स्पेस में ले जाने में असमर्थ था। इस वजह से इसरो को स्पेसएक्स के साथ साझेदारी करनी पड़ी। यह लॉन्च भारी उपग्रहों के लिए यूरोपीय लॉन्च सर्विसेज पर निर्भरता के इतिहास के बाद इसरो और स्पेसएक्स के बीच पहले कमर्शियल सहयोग को दर्शाता है। एरियन स्पेस के पास मौजूदा वक्त में ऑपरेशनल रॉकेट की कमी और भूराजनीतिक तनाव, रूस और चीन के विकल्प सीमित होने के कारण स्पेसएक्स भारत के लिए सबसे अच्छे विकल्प के रूप में उभरा है। इसरो का सबसे भारी लॉन्च व्हीकल LVM-3 जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में 4000 किलोग्राम स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग करने के काबिल है। हालांकि मौजूदा मांग इससे कहीं ज्यादा है, जिससे भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी को अपने दायरे से बाहर देखने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सैटेलाइटर अपने निर्धारित स्थान पर तैनात है। इसरो अब उसे नियंत्रित कर रहा है। यह स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट की 396वीं उड़ान थी। लॉन्चिंग फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से हुई। 4700 किलोग्राम के इस सैटेलाइट से भारत को क्या फायदा होगा? इस सैटेलाइट से देश में ब्रॉडबैंड कनेक्शन और इन-फ्लाइट कनेक्टिविटी और मजबूत हो जाएगी। यानी उड़ान के समय पायलट ज्यादा बेहतर संचार स्थापित कर पाएंगे। इस सैटेलाइट के लॉन्च होने के बाद देश के सुदूर इलाकों, रिमोट रीजन्स में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंच जाएगा। GSAT-N2 का पुराना नाम GSAT-20 है। अगले 14 वर्षों तक यह सैटेलाइट काम करता रहेगा। इसे लॉन्च कराने की डिमांड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) ने की थी। यह डिमांड ड्रिवन सैटेलाइट मिशन है। यह का-बैंड का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। NSIL इसरो का कॉमर्शियल विंग है, जो उसके लिए प्राइवेट और सरकारी सैटेलाइट लॉन्च डील करता है। सुदूर इलाकों में पहुंचेगा इंटरनेट। इसमें के-बैंड हाई थ्रूपुट कम्युनिकेशंस के लिए 40 स्पॉट बीम्स हैं, जो किसी भी खास भौगोलिक इलाके में सिग्नल ट्रांसमिट करके 48 Gbps स्पीड वाली इंटरनेट सेवा प्रदान कर सकते हैं। इनमें से कुछ नैरो बीम हैं, जो उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए हैं। बाकी बीम्स देश के अन्य हिस्सों के लिए हैं। इसरो ने की थी स्पेशल डिमांड। इसरो ने स्पेसएक्स से डिमांड किया था कि इस सैटेलाइट के साथ कोई और सैटेलाइट नहीं जाएगा, ताकि इस सैटेलाइट को सही समय में सटीक ऑर्बिट में तैनात किया जा सके। तब इस काम के लिए स्पेसएक्स ने खासतौर से फॉल्कन 9B5 रॉकेट का इस्तेमाल किया। यह 70 मीटर लंबा और 549 टन वजनी रॉकेट है। यह रॉकेट 8400 किलोग्राम वजन तक के सैटेलाइट को जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट और 22800 किलोग्राम वजन के सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेज सकता है। लॉन्चिंग के 8 मिनट बाद ही फॉल्कन 9 का पहला स्टेज वापस आ गया। जल्द मिलेंगी इस सैटेलाइट की सेवाएं। जैसे ही सैटेलाइट भारत की जमीन से 36,000 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में तैनात हुआ, हासन स्थित इसरो के मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी ने उसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। अब कुछ ही दिन में यह सैटेलाइट पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगी। इसके बाद देश को इसकी सेवाएं मिलने लगेंगी।
इसरो के पास फिलहाल 4700 किलोग्राम वजनी उपग्रहों को GTO में प्रक्षेपित करने के लिए उपयुक्त प्रक्षेपण यान नहीं है। जब तक अधिक उन्नत और शक्तिशाली प्रक्षेपण यान विकसित नहीं हो जाते, इसरो को विदेशी प्रक्षेपण सेवाओं या छोटे और हल्के उपग्रह डिजाइन पर निर्भर रहना होगा। GSAT-20 उपग्रह का महत्व। GSAT-20 एक उन्नत संचार उपग्रह है जो भारत के डिजिटल कनेक्टिविटी मिशन को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें बैंड स्पेक्ट्रम का उपयोग किया गया है जो उच्च गति वाली इंटरनेट सेवाओं को सक्षम बनाता है। यह भारतीय राष्ट्रीय सैटेलाइट सिस्टम INSAT GSAT का हिस्सा है जो ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट और संचार सुविधाओं को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसरो अपने प्रक्षेपण यान से 4700 किलोग्राम वजनी GSAT-20 उपग्रह को प्रक्षेपित करने में असमर्थ क्यों है? GSAT-N2 उपग्रह का वजन लगभग 4700 किलोग्राम है और इसे का-बैंड आवृत्ति रेंज में संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो लगभग 48 Gbps के थ्रूपुट के साथ उच्च थ्रूपुट उपग्रह HTS क्षमताएं प्रदान करता है। इसमें 32 उपयोगकर्ता बीम हैं, 8 संकीर्ण स्पॉट बीम पूर्वोत्तर क्षेत्र पर केंद्रित हैं और 24 वाइड स्पॉट बीम भारत के बाकी हिस्सों को कवर करते हैं। हालांकि इसरो अपने प्रक्षेपण यान पर GSAT-20, जिसे GSAT-N2 के नाम से भी जाना जाता है, को लॉन्च करने में असमर्थ है क्योंकि उपग्रह का वजन 4700 किलोग्राम है। यह इसरो के मौजूदा हेवीलिफ्ट रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 की अधिकतम पेलोड क्षमता से अधिक है, जो केवल 4000 किलोग्राम वजन को जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट GTO तक ले जा सकता है। परिणामस्वरूप इसरो ने अपने फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके GSAT-20 को लॉन्च करने के लिए SpaceX को अनुबंधित किया है, जो 8300 किलोग्राम तक के पेलोड को संभाल सकता है। यह निर्णय भारी उपग्रह प्रक्षेपणों के लिए इसरो के पिछले साझेदार एरियन स्पेस के साथ वाणिज्यिक स्लॉट की अनुपलब्धता से भी प्रभावित था, क्योंकि उनका एरियन 5 रॉकेट सेवानिवृत्त हो चुका है और उत्तराधिकारी एरियन 6 आगामी प्रक्षेपणों के लिए पूरी तरह से बुक हो चुका है। इसके अलावा भूराजनीतिक कारकों ने इसरो के लिए सीमित विकल्प रखे हैं। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के कारण रूसी रॉकेट वर्तमान में अनुपलब्ध हैं और चीन भारत के लिए एक व्यवहार्य भागीदार नहीं है। इस प्रकार SpaceX GSAT-20 जैसे भारी उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए सबसे विश्वसनीय विकल्प बन गया है। इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अपने प्रक्षेपण यानों में से किसी एक का उपयोग करके 4700 किलोग्राम वजनी GSAT-20 उपग्रह को प्रक्षेपित करने में सक्षम नहीं है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि भारत के वर्तमान प्रक्षेपण यानों की भार वहन क्षमता अभी इतनी अधिक नहीं है कि वे 4700 किलोग्राम वजनी उपग्रह को भूस्थिर स्थानांतरण कक्षा जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट GTO तक पहुंचा सकें। इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को भारी भरकम प्रक्षेपण यान HLV विकसित करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जो वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में इसकी क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। इसरो के पास बहुत कम धन है और इसके परिणामस्वरूप अंतरिक्ष प्रणालियों का विकास समय पर नहीं हो पा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक उन्नत इंजन प्रौद्योगिकी की कमी है। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन पर पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की है, जो भारी भरकम क्षमता के लिए आवश्यक है। वर्तमान LVM-3 भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों से कम है और इसकी पेलोड क्षमता चीन के लॉन्ग मार्च 5 जैसे तुलनीय रॉकेटों की 1/3 से भी कम है। उच्च थ्रस्ट वेरिएंट और उन्नत इंजन की अनुपस्थिति ने इसरो की भारी पेलोड लॉन्च करने में प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को बाधित किया है। आर्थिक विचार इसरो की रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक नया भारी भरकम वाहन विकसित करने के लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होती है और वर्तमान में ऐसी क्षमताओं के लिए घरेलू मांग अपर्याप्त है। इसरो के लिए अक्सर SpaceX जैसे फॉरेन प्रोवाइडर्स के साथ कमर्शियल लॉन्च बुक करना अधिक लागत प्रभावी होता है, बजाय इसके कि वह अपनी स्वयं की भारी भरकम क्षमताएं विकसित करने में निवेश करे, जिनका अक्सर उपयोग नहीं हो सकता है। विदेशी प्रक्षेपण सेवाओं पर यह निर्भरता घरेलू पेलोड आवश्यकताओं में अंतर को दर्शाती है, जो HLV विकसित करने के खर्च को उचित ठहरा सकती है। इसरो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV पर काम कर रहा है, जिसे प्रोजेक्ट सोरे के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उद्देश्य 10 टन तक के पेलोड को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO तक पहुंचाकर अपनी भारी भरकम क्षमता को बढ़ाना है। हालांकि यह परियोजना अभी भी अपने शुरुआती चरण में है
जिसके साकार होने से पहले महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड फाइनेंसिंग प्रपोजल्स की आवश्यकता है। एनजीएलवी का पहला प्रक्षेपण 2034 से 2035 के आसपास होने की उम्मीद है। भारी भरकम प्रक्षेपण यान विकसित करने में इसरो की चुनौतियां इंजन टेक्नोलॉजी, हिस्टोरिकल ऑपरेशनल मॉडल्स, इकोनॉमिक आइडियाज एंड न्यू रॉकेट टेक्नोलॉजी से जुड़ी लंबी विकास समय सीमाओं से उत्पन्न होती हैं। जबकि एनजीएलवी जैसी भविष्य की परियोजनाओं का लक्ष्य इन कमियों को दूर करना है, आगे की राह के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी और बाजार से संबंधित बाधाओं को पार करना होगा। इसरो का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान जीएसएलवी MK3 LVM-3 वर्तमान में लगभग 4000 किलोग्राम तक के उपग्रह को जीटीओ में प्रक्षेपित कर सकता है। GSAT-20 का वजन 4700 किलोग्राम इस क्षमता से अधिक है, जिससे यह यान इस उपग्रह को जीटीओ तक नहीं ले जा सकता। भूस्थिर कक्षा में एक उपग्रह को स्थापित करने के लिए अधिक ऊर्जा और उन्नत प्रक्षेपण यान की आवश्यकता होती है। GSAT-20 जैसा भारी उपग्रह प्रक्षेपण के लिए अधिक शक्तिशाली और उच्च क्षमता वाले रॉकेट की मांग करता है। इसरो वर्तमान में सेमी क्रायोजेनिक इंजन और भारी भरकम लॉन्च यान विकसित करने पर काम कर रहा है, जो भविष्य में इस तरह के भारी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में सक्षम होंगे। प्रस्तावित GSLV MK4 या अन्य उच्च क्षमता वाले यान आने वाले वर्षों में 5000 किलोग्राम से अधिक वजनी उपग्रहों को जीटीओ में भेजने में सक्षम हो सकते हैं। इसरो अक्सर ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेपण सेवाओं का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, एरियन स्पेस जैसी कंपनियां बड़ी क्षमता वाले प्रक्षेपण यान प्रदान करती हैं, जिनका उपयोग GSAT-20 जैसे भारी उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए किया जा सकता है। इससे पहले भी GSAT-31 और GSAT-30 जैसे उपग्रहों के लिए इसरो ने विदेशी प्रक्षेपण यानों का सहारा लिया था। इसरो धीरे धीरे छोटे और हल्के उपग्रह डिजाइन, जैसे उच्च क्षमता वाले इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम का उपयोग विकसित कर रहा है, जिससे प्रक्षेपण यानों की आवश्यकताओं को हल्का बनाया जा सके। इसरो की प्रक्षेपण क्षमताओं के बारे में गहराई से समझने के लिए हम इसरो की रणनीति, भविष्य की योजनाओं और प्रौद्योगिकी विकास पर नजर डाल सकते हैं। इसरो के पास फिलहाल मुख्य रूप से 2 प्रमुख प्रक्षेपण यान हैं। PSLV छोटे और मध्यम वजनी उपग्रहों को निम्न पृथ्वी कक्षा लियो में प्रक्षेपित करना। भार वहन क्षमता लगभग 1750 किलोग्राम जीटीओ के लिए। GSLV भारी उपग्रहों को जीटीओ में प्रक्षेपित करना। GSLV MK2 2500 किलोग्राम तक। GSLV MK3 LVM-3 4000 किलोग्राम तक। GSAT-20 का वजन LVM-3 की सीमा से अधिक है। भविष्य की प्रौद्योगिकी और योजनाएं। इसरो आने वाले समय में अपनी प्रक्षेपण क्षमता को बढ़ाने के लिए कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन SC-120 यह इंजन अधिक ऊर्जा और भार वहन क्षमता प्रदान करेगा। इसके साथ GSLV MK4 जैसे यान विकसित किए जा रहे हैं, जो 6000 किलोग्राम या उससे अधिक के भार को जीटीओ में ले जा सकेंगे। रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV इसरो भविष्य में पुनः उपयोग होने वाले प्रक्षेपण यानों को विकसित कर रहा है, जो लागत को कम करने और प्रक्षेपण क्षमता बढ़ाने में मदद करेंगे। यह तकनीक स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की तरह होगी। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम भारी उपग्रहों के वजन को कम करने के लिए इसरो उपग्रहों में इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन तकनीक का उपयोग कर रहा है। यह उपग्रह को अपने बल से कक्षा में स्थानांतरित करने की क्षमता देता है, जिससे प्रक्षेपण यान पर भार कम होता है। वनवेब और अन्य प्रक्षेपण साझेदारियां। इसरो ने वनवेब और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ साझेदारी की है। इन साझेदारियों के माध्यम से इसरो न केवल तकनीकी ज्ञान का आदान प्रदान कर रहा है, बल्कि नई तकनीकों का परीक्षण भी कर रहा है। विदेशी प्रक्षेपण यानों का विकल्प। जब किसी उपग्रह का वजन भारतीय यानों की सीमा से अधिक होता है, तो इसरो अक्सर अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं का सहारा लेता है। एरियन स्पेस फ्रांस की एरियन स्पेस कंपनी बड़े और भारी उपग्रहों को जीटीओ में प्रक्षेपित करने के लिए जानी जाती है। इसरो ने पहले भी एरियन 5 रॉकेट का उपयोग GSAT-31 और GSAT-30 के लिए किया है। स्पेसएक्स फाल्कन 9 और स्टारशिप। यदि इसरो भविष्य में और भारी उपग्रह बनाता है, तो स्पेसएक्स के फाल्कन 9 या स्टारशिप जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। स्पेसएक्स के यान लागत प्रभावी और उच्च भार वहन क्षमता वाले हैं। भारतीय प्रक्षेपण यान विकसित करने में समय और धन की आवश्यकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है,
जैसे स्पेसएक्स और चीन की लॉन्ग मार्च सीरीज, निजी भारतीय कंपनियों जैसे स्काईरूट और अग्निकुल के साथ सहयोग से नए प्रक्षेपण यान विकसित करने की क्षमता। GSAT-20 जैसे भारी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो को उन्नत प्रक्षेपण यान और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों की आवश्यकता है। हालांकि इसरो अपनी तकनीकी क्षमताओं को तेजी से बढ़ा रहा है। भविष्य में सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन तकनीक के जरिए भारत ऐसी चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम होगा। इसरो और उसकी प्रौद्योगिकी, क्षमताओं और योजनाओं के बारे में और जानकारी साझा करता हूं ताकि विषय को और गहराई से समझा जा सके। इसरो ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी विश्वसनीयता और कुशलता के दम पर वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण पहचान बनाई है। इसके प्रमुख योगदानों में निम्नलिखित शामिल हैं। सैटेलाइट लॉन्च कैपेबिलिटी। इसरो ने विभिन्न प्रकार के उपग्रह, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च विकसित किए हैं। GSAT-20, जो इसरो की उन्नत संचार उपग्रह श्रृंखला का हिस्सा है, भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। 2. रिलायबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। इसरो अपने प्रक्षेपण मिशनों को कम लागत पर संचालित करने के लिए जाना जाता है। इसके सबसे बड़े उदाहरण मार्स ऑर्बिटर मिशन (MOM) और चंद्रयान 2 हैं, जो कम लागत में बड़ी सफलता प्राप्त करने के प्रतीक हैं। 3. कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च। इसरो ने अन्य देशों के छोटे और मध्यम उपग्रहों को लॉन्च करके कमर्शियल मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत की है। PSLV को वर्कहॉर्स कहा जाता है क्योंकि इसने 300+ विदेशी उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया है। 2. इसरो की दीर्घकालिक रणनीतियां। गगनयान इसरो का पहला मानवयुक्त मिशन होगा, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री गगननॉट्स अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। इसके तहत इसरो ने क्रायोजेनिक तकनीक और नई प्रणालियों का विकास किया है। 2. चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन। चंद्रयान 3 भारत का अगला चंद्रमा मिशन है, जिसमें चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आदित्य L1 मिशन सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला समर्पित सौर मिशन होगा। 3. स्पेस टूरिज्म एंड प्राइवेटाइजेशन। इसरो भविष्य में अंतरिक्ष पर्यटन की संभावनाओं पर काम कर रहा है। निजी भारतीय कंपनियां जैसे स्काईरूट एरोस्पेस और अग्निकुल को लॉन्च सेवाओं में शामिल करने की योजनाएं हैं। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पृथ्वी अवलोकन और छोटे उपग्रहों के लिए, क्षमता 1750 किलोग्राम तक, GTO। 2. GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, संचार और भारी उपग्रहों के लिए। GSLV Mk3 LVM-3 की क्षमता 4000 किलोग्राम, GTO। 3. SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, छोटे उपग्रहों को त्वरित और कम लागत में प्रक्षेपित करने के लिए। 4. फ्यूचर व्हीकल्स। RLV रीयूसेबल लॉन्च व्हीकल, पुनः उपयोग होने वाले यानों का विकास। ULV यूनिफाइड लॉन्च व्हीकल, लियो और GTO दोनों के लिए। सेमी क्रायोजेनिक इंजन GSLV Mk4 के लिए, जो 6000+ किग्रा तक ले जा सकेगा। 4. इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कंपटीशन। सहयोग। इसरो ने नासा, ESA और रूस जैसे अंतरिक्ष संगठनों के साथ सहयोग किया है। वनवेव मिशन, हाल ही में इसरो ने वनवेव के लिए 72 उपग्रह लॉन्च किए। 2. कंपटीशन। इसरो को मुख्य रूप से स्पेसएक्स, चीन के CNSA और यूरोपीय एरियन स्पेस से कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। स्पेसएक्स की स्टारशिप और फाल्कन हेवी जैसी तकनीकें इसरो के लिए चुनौती बनती हैं। डिजिटल इंडिया मिशन में योगदान। GSAT-20 भारत में 5G इंटरनेट सेवाओं को सशक्त करेगा, ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। भारत GSAT-20 के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचार सेवाएं देने की योजना बना सकता है। इसरो ने अंतरिक्ष तकनीक और प्रक्षेपण सेवाओं में कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन GSAT-20 जैसे भारी उपग्रहों के लिए मौजूदा यान अपर्याप्त हैं। आने वाले समय में उन्नत प्रक्षेपण यानों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रौद्योगिकी विकास के जरिए इसरो अपनी क्षमताओं को और बढ़ाएगा। GSAT-20 न केवल भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है, बल्कि यह डिजिटल इंडिया के सपने को भी पूरा करेगा। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।